आप इस वक्त देख रहे हैं 5 का पंच और 5 का पंच लेकर मैं उशफाक गौहर आपके सामने। और 5 के पंच में हम लगातार बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से आ रही है, जहां पर पिछले 6 घंटों से लगातार मेजर जनरल रैंक की बातचीत चल रही है। मेजर जनरल रैंक की बातचीत इस वक्त दीपसांग के अंदर चल रही है और भारत चीन के बीच पिछले 3 महीनों के दौरान जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है उस वक्त उसको खत्म करने के लिए और यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिशें तेज हो रही हैं। और आज एक बार फिर पिछले 6 घंटे से मेजर जनरल लेवल की बातचीत इस वक्त जारी है और ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मामला इस वक्त दीपसांग का बहस में लाया जा रहा है और चाइना की तरफ से जो बात सामने रखी गई थी उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर लिया गया था पहले भी। और हमारे जो डिफेंस के जो जराया है वो लगातार ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से पैंगोंग त्सो TSO के पास फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का मामला है, उस पर भारत सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि चाइना के प्रस्ताव को नामंजूर है और चाइना का प्रस्ताव किसी भी तरीके से उन्हें कबूल नहीं है और 2 महीने पुरानी यानी 3 महीने पुरानी पोजीशन को रेस्टोर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वक्त सुबह से जब हम देखें तो 6 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जहां पर मेजर जनरल रैंक के अफसर आपस में बात कर रहे हैं और डिसएंगेजमेंट ये जो तनाव है इसको खत्म करना और किस तरीके से वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए इस पर जो है वो लगातार चर्चा की जा रही है। इस चर्चा के क्या नतीजे है, इस चर्चा से क्या कुछ सामने आ सकता है और इस चर्चा के बाद की सिचुएशन क्या है, ये बड़ा एक इशू है और इस पर पूरे देश की नजर है। आपको याद होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर जो एक अहम बैठक हुई थी चाइना स्टडी ग्रुप की, उन्होंने इस बात को मंजूरी दी थी कि चलिए बातचीत अगर करनी है तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो हमारा प्लान है, जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो यही है कि आज से 3 महीने पहले की पोजीशन को चाइना रेस्टोर करे, यानी वो फिंगर 8 पर वापस जाए और दीपसांग के अंदर जो 3-4 किलोमीटर वो अंदर है वो बाहर वापस चले जाए, उसके बाद ही सिचुएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसी बात को कहने के लिए आज लेफ्टिनेंट की रैंक जो जनरल के रैंक की मेजर जनरल के रैंक की बातचीत जो है वो इस वक्त चल रही है। फटाफट से आपको अपने मेहमानों से मिलवाएं, चर्चा करेंगे आज की इस बातचीत के हवाले से। काफी महत्वपूर्ण जो है मेरे साथ आज कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और संजीव श्रीवास्तव लगातार जिन्हें आप सुनते हैं हमारी चैनल पर, आपका भी संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे पहले कर्नल जितेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं, तेवर चाइना के लगातार हम देख रहे हैं, चाहे उनके जो एम्बेसडर यहां पर हो या फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट हो, लेकिन फिर भी उम्मीद के बीच बातचीत आज की जो सुबह से 6 घंटे की बातचीत चल रही है, क्या कुछ आउटकम निकल सकता है? और ये जो पिछले 3 महीने से डेडलॉक एक है, क्या ये बातचीत के जरिए से हल होता हुआ कहीं पर आपको नजर आ रहा है? जैसे कि पहले भी देखा गया है चाइना का जिस तरह का स्टैंड रहा है, जो उनके एक्शन रहे हैं शुरू से आज तक, तो मुझे कोई दिक्कत थी कि आज की होगी उसके अंदर कोई ज्यादा, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है जो मुझे लग रहा है इस टाइम पे चाइना अपना क्या टाइम गेन कर रहा है। और 2 चीज समझने की कोशिश, चाइना का जो गेम प्लान है वो 3 फ्रंट पे इस टाइम खेल रहा है। पहली चीज तो साइकोलॉजिकल वॉर, दूसरा क्या पब्लिक ओपिनियन बनाने का कर रहा है, और तीसरा लीगल भी। लीगल मैंने इसलिए जिक्र किया, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही वो UNO के अंदर लेके गया था कश्मीर का इशू उठाने की कोशिश की थी, ऑफकोर्स वो फेल हुआ बहुत बुरी तरह। सेम वो क्या कर रहा है कि अपनी पब्लिक ओपिनियन भी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक लिमिट ले रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, वो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिकल वॉर तो खेल ही रहा है। तो इस पर यह कह देना कि इस टाइम कोई भी परिणाम निकलेंगे इस टॉक, आज की टॉक से, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चाइना के जितने भी एक्शन हैं अभी तक जो भी हुए हैं या जो आगे हो रहे हैं उसमें कहीं भी वो विश्वास नहीं जाहिर कर रहा है जहां पे उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम हो। क्योंकि आप देखेंगे
कि जैसे कि फिंगर 4 पे फ्रेंड्सो लेक पे जी। वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जबकि इंडिया के स्टैंड वेरी क्लियर है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा, फिंगर 8 के पीछे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि फिंगर 8 इंडिया के हिसाब से फिंगर 8 तक इंडिया का इलाका आता है। लेकिन चाइना का स्टैंड लेके कि फिंगर 4 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक वाइज और वो वर्ल्ड की डोमिनेटिंग फीचर है। तो चाइना क्या चाहता है कि इंडिया जो है कि फिंगर 4 का क्लेम ना मान ले और वो फिंगर 3 तक अपना क्लेम केवल माने, जो कि इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पहले से, अगर आप थोड़ा पीछे में ले चलूंगा आपको, कि 1962 में जब ये हुआ था तो सितंबर में भी देखेंगे तो यही हालत थी। उसके बाद जो वॉर खत्म हुई तब भी उसने आगे तक कब्जा करने की कोशिश की थी, किया था, फिर वो पीछे गया। तो ये कुछ रीजन है कि दोनों के हम लोगों के परसेप्शन डिफरेंस हो रहे हैं, हुए हैं LAC को लेकर के। तो इसी चीज का वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। LAC का जो स्टेटस को है उसको वो चेंज करने की कोशिश करेगा, राइट सर, जो कि इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार हमने अपनी बात रखी है और ठोक कर ये बात हमने रखी है कि ये चीजें चलेंगी नहीं। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, आपकी नजर में आज की बैठक मेजर जनरल लेवल की बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट है और जिस जगह पर ये हो रही है, और माननगर के दिप्सांग इस बार पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, पैंगोंग से TSO भी तो इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है, आज की बातचीत जो है, पिछली बार बातचीत जो है चाइना ने तैयार करी थी, चाइना के एरिया में, आपकी दौलत बेग ओल्डी के एरिया में बातचीत चल रही है। और मेन इश्यू दो हैं। एक तो जैसे अभी करण चौहान बोल रहे थे, एक तो है, देखिए आपको मैं क्लियर कर दे, फिंगर 1 से 8 तक का एरिया पे जिसपे कि हम पेट्रोलिंग किया करते थे, और हमारा बेस जो है 1 पे नहीं फिंगर 3 के पास है जी, और उनका बेस जो है फिंगर 8 के पीछे था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अप्रैल के बाद उन्होंने फिर फिंगर 4 तक ऑक्यूपाई कर लिया था। अब पिछला जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ था कि पहले 5 मई के पहले की पोजीशन पे सब जाएंगे, जिसके मुताबिक चाइना को फिंगर 8 के पीछे जाना था। लेकिन उन्होंने फिंगर 4 छोड़ के और फिंगर 5 के पीछे जाके ऑक्यूपाई कर लिया है और उसको खाली करने को तैयार नहीं है। उनका मेनली कहना है कि आप फिंगर 3 की जो आपकी पोजीशन है उसको, उससे भारत विड्रॉ करे, जो भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेन रीजन मंजूर इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमने ऑक्यूपाई नहीं किया, वो हमारी सदियों से वो पोजीशन रही है। फिंगर 3 के पास ही हमारा बेस पोस्ट रही है जहां से हम आगे पेट्रोलिंग किया करते थे जी। तो ये कहना कि हम फिंगर 3 जोड़ के और 1 के पीछे चला जाए, ये उनकी गैर कानूनी डिमांड है। दूसरी चीज, उन्होंने हॉट स्प्रिंग एरिया में एक वो है गलवान के नॉर्थ की तरफ PP-17 ब्रावो पेट्रोलियम प्रोटेक्टिव पेट्रोल 17 ब्रावो पोजीशन, वो भी उन्होंने खाली नहीं करी है। ये मुद्दा इन दो पोजीशंस पे फंसा हुआ है जिसको कि भारत मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए पिछले हफ्ते की जो टॉक्स थी वो भी डिफर कर दी थी भारत ने। अब की उन्होंने पहल करी है बातचीत के लिए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी बातचीत के लिए, और आज की भी भारत में अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि फिंगर 3 पे जो हमारी पोस्ट है बहुत पुरानी है, जिसको कि हम तैयार किसी भी वजह से खाली करने को तैयार नहीं है। आपको लेकिन फिंगर 8 के पीछे से आपने पोजीशन को, स्टेटस को उनका उल्लंघन किया है, वायलेट किया है, इसलिए आपको वहां वापस जाने की जरूरत है। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? मेनली देखिए, चाइना का ऐसा है, आपने सुना होगा CPEC, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि लिंक करता है, जो बना रहे हैं, जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देना चाहते हैं। जब से हमने दौलत बेग ओल्डी को एयरपोर्ट को डेवलप किया और हमने वो 250 किलोमीटर की रोड डेवलप की, इनको एक थ्रेट इन बीइंग लगने लगी है, तो उसकी हम उनकी CPEC कॉरिडोर को इंटरडिक्ट ना कर दें। इस वजह से ये अपनी उस CPEC को डेप्थ बढ़ाना चाहते हैं, उसको डिफेंसिव डेप्थ उसकी देना चाहते हैं, इस वजह से ये पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। राइट सर, मैं दोबारा सर आपके पास, लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, जब सिचुएशन इस तरीके की हो कि हमारे फॉर्मर ऑफिशियल्स आर्मी के ये कह रहे हो कि उनका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये इतना जल्दी आसान नहीं होना है,
डिफेंस मिनिस्टर साहब फ्रॉम द बैटल ग्राउंड इस बात का इशारा देंगे कि देखिए हम तो तैयार हैं, लेकिन मामला थोड़ा लंबा खींच सकता है। रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री की बड़ी चीजें खुलासा कर रही है। इस बीच जो एग्रेसिव लाइन हमारी वीजा विद चाइना होनी चाहिए थी, क्या वो एग्रेशन आपको नजर आ रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, या सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल के अंदर आ रहा है जहां पर हम एक के बाद एक ऑर्डर निकाल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल पर अभी भी उतना ज्यादा एग्रेशन नहीं है? संजीव सर, क्या तो मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करेंगे कि संजीव श्रीवास्तव साहब से दोबारा हमारी बात हो सके, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जानना कि पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर गर्माहट क्यों नहीं है। क्या जो हम यहाँ डिफेंस लेवल पर देख रहे हैं वो वहां पर है, नहीं है, ये बड़ा सवाल है। थोड़ी देर में इनके पास चलते हैं, लेकिन सर आपके पास आ रहा हूं। कर्नल जितेंद्र सर, वो ये है जैसे आप कह रहे थे, देखिए आपका एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये लंबा खिंच सकता है और वो जाने के मूड में भी नहीं है, तो अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्या हमने यहां रुकना है जहां पर है, या हमने भी ग्रे एरियाज ढूंढने पड़ेंगे चाइना के जहां पर हमने ऐसा ही कुछ और देखना पड़ेगा? गौर जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो हमने अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पहले का माइंडसेट हम लोगों का एक डिफेंसिव हुआ करता है कि हम लोग कॉर्डियल रिलेशन रखना चाहते हैं, डिफेंसिव। अभी हमको एग्रेसिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, और वो शायद गवर्नमेंट ने दिखा भी दिया है और हमारी आर्मी ने भी दिखा दिया है कि भाई अब देखिए ये नहीं होगा कि आप जैसे चाहते थे, आप बिल्डअप करेंगे, हम भी बिल्डअप करेंगे। और गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियर कह दिया है कि देखिए अगर ये लंबा खिंचता है तो खिंचने दीजिए और हम लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे। पहली चीज थी, ठीक है। दूसरी चीज जो कि आपने बात कही कि हमें कोई अल्टरनेट वेज ढूंढने पड़ेंगे, तो आप सही कह रहे हैं। अब अगर ये यहाँ से नहीं हटते हैं तो ये हमारा भी होना चाहिए कोई ना कोई प्रयास कि जो अल्टरनेट कई प्लेसेस हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड भी हैं, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूंगा, उनको ऑक्युपाई करना पड़ेगा। तो जो ऑक्युपाई करते हैं जो जिस रीजन में, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे इवन बीएमपी और हमारे टैंक्स भी जा सकते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर वो काउंटर, क्योंकि ये अगर ऑक्युपाई कर लेते हैं तो हमारी बार्गेनिंग पावर लॉन्ग रन में बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज और समझने वाली बात इस टाइम पे है कि अभी विंटर्स आने वाले हैं, हम लोग विंटर बहुत नजदीक आने वाले हैं। अभी यहाँ देखना पड़ेगा किसके ट्रुप्स हार्डन है विंटर्स के लिए। जनरली चाइना के पास जो पुराना रिकॉर्ड जो पुराना है कि कहीं तो उनका वो नहीं है जहां पे वो हाई इस माइनस टेम्परेचर के अंदर लंबे समय के लिए रहे हो, जो कि इंडिया के पास है। हमारे ट्रुप्स देखिए सियाचिन में भी रहते हैं, मतलब 12 महीने रहते हैं, 24/7 है वहां पे। तो हमारे ट्रुप इसके लिए हार्डन है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है लॉजिस्टिक की, जब विंटर्स जैसे जैसे आएंगे लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आएगी, लॉजिस्टिक कौन टैकल करके देखिएगा। तो इंडिया ने इसका बिल्डअप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मैं ये नहीं कहता चाइना ने नहीं किया, चाइना ने भी कर दिया है, जिसकी आपकी रिपोर्ट मिल रही होंगी। राइट सर, मैं कर्नल साहब दोबारा आपके पास आऊंगा। श्रीवास्तव सर के साथ हमारा जो है संपर्क हो गया है। संजीव जी, इशू बड़ा क्लियर है जी। वो मामला जब हम डिफेंस की आई से देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल एक ही लाइन में, एक ही सुर में सब कुछ है, और कमांड, कंट्रोल, अटैक, एग्रेशन सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जब मैं पॉलिटिकल क्लास की ओर देखता हूं तो वहां पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। जो एग्रेशन हमारे फोर फ्रंट पर आर्मी का है, क्या वो एग्रेशन आज के दिन में पॉलिटिकल सर्कल्स में आपको नजर आ रहा है कि वीजा विद चाइना बस ये हमारी लास्ट लाइन है तब तक जब तक आप हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है वर्तमान समय में, वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर के स्पष्ट है कि भारत को चाइना के इस फेस ऑफ की सिचुएशन पे क्या करना है। भारत ने अभी पिछली जो मीटिंग हुई थी, 5वें दौर की जो वार्ता थी, इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि फेस ऑफ खत्म नहीं होगा और भारत अपने 1 इंच की जमीन के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है भारत की तरफ से, और चाइना को ये स्पष्ट बता दिया गया है कि जब तक ये स्टेटस को 2020 बहाल नहीं होता तब तक ये फेस ऑफ खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व में दृढ़ता है, एक संकल्प को दिखाई देता है। ये वैसा ही संकल्प है जैसा कि डोकलाम के समय में था, और मुझे उसमें कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आती। और वर्तमान समय में जो भारत जो भी चाइना से वार्ता कर रहा है,
वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही बात कर रहा है। भारत लगातार अपने फोर्स के मोबिलाइजेशन को भी बना के रखे हुआ है और नए नए डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है, और भविष्य में भी किसी भी तरह की कंटिजेंसी से डील करने के लिए भारत पूरी तरह से हर तरह से तैयार भी है। भारत के थल सेनाध्यक्ष ने अभी जो है सिक्किम और अरुणाचल सेक्टर का भी दौरा किया और वहां पर भी जाकर के जो है सारी स्थितियों का जायजा लिया। भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ करके भी चाइना को घेरने और चाइना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि चाइना एक ऐसा देश है कि जो कि कई बार उसके साथ बात करने में समय लगता है और हमें धैर्य से काम लेना होगा। धैर्य और संकल्प दोनों ही आवश्यक है और किसी भी तरीके की स्थिति में हमें धैर्य और संकल्प के साथ ही आगे बढ़ना होगा। राइट सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर जो चाइना को रिलेटेड है और हमें इस खबर के आने के बाद चिंता भी है, क्योंकि हमारे जो आसपास के देश है वहां पर बड़ी हलचल हो रही है। और खबर हम आपको बांग्लादेश से बता रहे हैं, जहां पर शेख हसीना गवर्नमेंट ने 100 चीनी कंपनियों को 500 चीनी कंपनियों को काम करने की इजाजत दे दी है और बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से 100 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने का फैसला ले लिया है। बड़ी खबर, जो विस्तारवादी नीयत और विस्तारवाद का जो माहौल चाइना का है वो लगातार हम देख रहे हैं, कभी नेपाल के अंदर, कभी भूटान के अंदर, और अब बांग्लादेश तक वो चीज आ चुकी है। और बांग्लादेश सरकार ने चाइना के इस कदम का वेलकम किया है और कहा है कि जिस तरीके से 500 कंपनियां निवेश करने के लिए आ रही हैं, उनके लिए हुकूमत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर 100 एकड़ की जमीन जो है वो लीज पर 100 साल के लिए दी जाएगी, ताकि वो वहां पर अपनी एस्टैब्लिशमेंट और बुनियादें खड़ी कर सके। और ये सारा कुछ होगा बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बेजा के नाम पर। ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये जो विस्तारवादी नीयत थी चाइना की, ये अब आहिस्ता आहिस्ता करके भारत के साथ भी है। जमीन हड़पने का मामला, चाइना पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन कर रहा है किसी से छुपा नहीं है, नेपाल भूटान के अंदर क्या कुछ कर रहा है, बांग्लादेश तक भी आज इस नीति का हिस्सा बना है। और अब ये भी खबर आ रही है कि वहां पर जितना भी काम और होने हैं, जो बड़ी अथॉरिटीज के काम होने हैं, वो भी बांग्लादेश की सरकार चाइना को सौंपने के लिए कोशिशें करेंगी। बड़ी खबर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते काफी मजबूत है और सरकार लगातार ये कह रही है कि जब तक शेख हसीना सरकार के अंदर है तब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते भी काफी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। कर्नल जितेंद्र सिंह सर, फटाफट से आपका रिएक्शन विस्तारवादी नीयत चाइना की और ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ब्रिगेडियर सर, आपका इस पर रिएक्शन? बांग्लादेश ने भी वेलकम किया चाइना को और 500 कंपनियां आ रही हैं, 100 एकड़ जमीन दी जा रही है और बनाया गया है बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, और जिनपिंग ने उसको क्लियरेंस भी दे दिया है, शेख हसीना ने भी क्लियरेंस दे दी है। देखिए मैं ढाका जा चुका हूं, मैं स्टेट लेवल के गेस्ट होके भी जा चुका हूं 3-4 कॉन्फ्रेंसेस में। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से बहुत ही मधुर और बहुत ही मजबूत हैं और एक इकोनॉमिक जोन से हमें बहुत अलार्म नहीं होने की जरूरत है। और ये आप देखिए, बांग्लादेश जो है भारत इसके चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके साथ हमारे बॉर्डर पे भी बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं, तो ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस हिसाब से हमको ध्यान जरूर रखने की जरूरत है, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो और जितने भी आसपास के देश हो, एक्सेप्ट पॉसिबली पाकिस्तान, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी में, आनंद फानन में शेख हसीना की जो सरकार है वो किसी तरह के कोई अपने पॉलिसी चेंजेस, मेजर पॉलिसी चेंजेस लाएगी भारत के विरुद्ध। संजीव श्रीवास्तव सर, कैसे देखते हैं बांग्लादेश के इस मूव को? नो डाउट ये उनका इंटीरियर इश्यू है, लेकिन जब बड़े डायमेंशन पर देखते हैं तो भारत के लिए क्या कोई चिंता, कोई अलार्म बज सकता है यहां से? देखिए, भारत के साथ जो बांग्लादेश के संबंध हैं काफी अच्छे रहे हैं और शेख हसीना के समय में तो ये संबंध और भी गहरे हुए हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में मैं कोई ज्यादा उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं देखता हूं। और भारत और बांग्लादेश का जो कोऑपरेशन है वो आगे आने वाले समय में बेहतर होगा, और जो भी इश्यूज हैं उसको बातचीत करके ही उसका रेजोल्यूशन निकल आएगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकार है बांग्लादेश की, वो भारत की जो मित्र सरकार है, और जो भी इश्यूज हैं वो बातचीत करके रिजॉल्व किए जा सकते हैं। बातचीत करके रिजॉल्व किया जा सकता है। कर्नल जितेंद्र सर, आपकी नजर में किस तरीके से इस इशू को देखें, क्योंकि चाइना जहां इन्वेस्टमेंट करता है तो खाली हाथ वापस जाता नहीं है। पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए जो सऊदी अरबिया को वो दे रहे हैं, लेकिन $6 बिलियन का काम भी ले रहे हैं जो वहां पर रेलवेज का काम होना है। तो यहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये वन साइड इन्वेस्टमेंट तो सवाल ही नहीं है। देखिए, अभी मैं एक चीज इसको ज्यादा नहीं रीड करना चाहिए, क्योंकि देखिए चाइना भी कई जगह काउंटर, दोनों कंट्रीज के फायदा होता है, क्योंकि हो सकता है नॉर्मल ग्लोबल टेंडरिंग के अंदर दिया हो, जिसको ग्लोबल टेंडरिंग जल्दी हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश को भी पता है कि अगर चाइना वहां पे आता है और अपने धीरे धीरे पैर जमाना शुरू करता है, वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बांग्लादेश इसके कभी इजाजत नहीं देगा, और शायद इससे पहले दिया नहीं है। यही एक रीजन रहा है, आप देखेंगे, जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी चली थी, वो ग्रेजुअली केवल इसीलिए खत्म हो पाई है क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश दोनों देशों ने भारत का सपोर्ट किया है। तो ये दोनों देश समझते हैं, म्यांमार भी समझता है, बांग्लादेश भी समझता है कि वो चाइना के ट्रैप में नहीं फंसेगा। तो एक आध इन्वेस्टमेंट को लेकर के ज्यादा हम लोगों को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का एग्जाम्पल आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने उसने किस तरह किया है कि जो $69 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है उसने, उसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर अभी उसका क्या हालत हो गया। कंप्लीट पाकिस्तान कैप्टिव स्टेट बन के रह गया है चाइना का आज की डेट में। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, लेकिन इशू यही है ना कि जहां पर भी चाइना छोटे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां की एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन इतनी खराब होती है कि हैंडल कर पाना मुश्किल होता है। यहां पर हमारी चिंता तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाने का विस्तार का काम ऑलरेडी चाइना के पास चला गया है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बांग्लादेश के हैं, वो भी चाइना बनाना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग बेल है। देखिए, ये चीज तो मैं आपसे गौहर जी पूरे जन सहमत हूँ कि एज एक देश के हिसाब से हमको नेबरिंग स्टेट के ऊपर नजर रखनी पड़ती। जो भी रिलेशन है, जो भी वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये हमारी डिप्लोमेसी का होगा भी रोल आता है कि वो इसको किस तरह टैकल करते हैं और कितना इन्फ्लुएंस जो चाइना है क्या है उसको निगेट कर देते हैं बांग्लादेश के ऊपर। ये हमारा जो डिप्लोमेसी है उसके लिए काम करेगी। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि कोई भी छोटी चीज को हम उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमको लार्जर प्रॉस्पेक्ट में। ये सर इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कल ही हम देख रहे थे कि तजाकिस्तान के मामले पर किस तरीके का स्टैंड लिया चाइना ने, और फिर जब इंटीरियर रिपोर्ट्स देखते हैं तो कहा जा रहा है कि जनाब हमने तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इतना किया है, और जिस एरिया को वो लेना चाहते हैं दैट इज एक पूरे स्टेट का 45% वो लेना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमारा है वहां पर। मैं आपके पास आ रहा हूँ ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, ये तजाकिस्तान का भी माहौल ऐसा ही है। साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी नेबरिंग स्टेट्स उनके हैं, वहां पर भी विस्तारवादी नीति। ये जो 2023 का लक्ष्य है, इसको पूरा करना जल्दी जल्दी से जिनपिंग का ख्वाब है या जुनून है? ये देखिए, एक साउथ एशियन रीजन में चाइना जो है इन भारत को सिर्फ उसको एक ही थ्रेट है, वो है भारत। हर प्रकार से भारत के इंसर्कलमेंट की कोशिश करता है, इसीलिए भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं उसमें अपने पैर जमाने की कोशिश करता है। और भारत की सरकार भी काफी सक्षम है और इस मामले में अपनी डिप्लोमेसी, आपको देखिए पहले भी एक बार उन्होंने कोशिश की थी मॉरिशस में, मालदीव्स में, जो उसका रिवर्सल हुआ। फिर उन्होंने एक बार श्रीलंका में भी कोशिश की थी। इसी तरह वो उनकी कोशिश जारी रहती है, लेकिन हमारी सरकार और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस मामले में काफी विजिलेंट है, और हर तरह से अगर जरूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश सरकार से इसकी बातचीत करेगी। और मेरे ख्याल से
कोई भी ऐसा कदम हमारे जो खास तौर से फ्रेंडली देश है वो ऐसा नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से भारत जो है किसी तरह से नाराज हो। आपको याद होगा मलेशिया ने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था, हमने सारे ट्रेड उनसे छोड़ दिए, जिसकी वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी। तो इस मामले में भारत का काफी क्लाउट है साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में, और हम उसको हमेशा करेक्टिव मेजर ले सकते हैं। राइट सर, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रेक लेना। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो मैं बात को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के बीच एक